हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द नाइट आउल। ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हमें 17th सेंचुरी के एक अंधे डॉक्टर की कहानी दिखाई जाती है जो कि गलती से एक मर्डर होते हुए देख लेता है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी को इस बारे में नहीं बता सकता। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी किसी बच्चे को लेकर भाग रहा था, तभी वो आदमी अपने सामने का दरवाजा खोलता है और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम क्योंग है। क्योंग दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। इधर क्योंग का काम एक्यूपंक्चर में यूज होने वाली सुइयों को संभाल कर कपड़ों के अंदर रोल करके रखने का था। दरअसल एक्यूपंक्चर एक एंशिएंट टेक्निक थी जिसमें पुराने डॉक्टर शरीर के मेन पॉइंट्स में सुइयां घोंप कर बीमारियों का इलाज करते थे और ये सब करते हुए क्योंग अपने डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करता था। आगे एक पेशेंट के जाने के बाद क्योंग के साथ काम करने वाले हकीम किसी शाही टेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं और बताते हैं कि जो भी राजा के उस टेस्ट में पास होगा उसे राजा अपने यहाँ का शाही फिजिशियन नियुक्त कर देंगे जिससे वह माला माल हो जाएगा। तभी क्योंग कहता है उस टेस्ट के लिए मैंने भी अप्लाई किया है। इसे सुन ये दोनों हैरान होते हैं और क्योंग को गुड लक विश करते हैं, लेकिन इनके हाव भाव से पता लग रहा था कि इन्हें क्योंग के टेस्ट में पास होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं। तभी इधर इनका टीचर आकर इन तीनों को बाहर बुलाता है। यहाँ बाहर बहुत सारे डॉक्टर्स की भीड़ थी। ये सारे डॉक्टर शाही फिजिशियन बनने का टेस्ट देने आए थे। तभी क्योंग का टीचर उन सभी से राजा के मुख्य फिजिशियन ली से इंट्रोड्यूस कराता है। ली ही इनका टेस्ट लेने वाला था। आगे हम एक पैर से लंगड़े आदमी को देखते हैं। ये आदमी कुशन में आकर बैठ जाता है। असल में ये आदमी पेशेंट था और इस पेशेंट की हथेली से एक काफी पतली रस्सी जुड़ी हुई थी। इस रस्सी की दूसरी ओर पर्दा लगा हुआ था। इस पर्दे के उस पार से सिर्फ रस्सी को छूते हुए डॉक्टर्स को बताना होगा कि पेशेंट को क्या बीमारी है। इधर ये टेस्ट काफी मुश्किल होता है जिस कारण इसमें कोई भी खरा नहीं उतर पाता। इसे देख ली उन डॉक्टर्स के टीचर को घूरने लगता है। अभी भी वहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बचे थे, लेकिन ली को लग रहा था कि उनमें से कोई भी इस टेस्ट को पार नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ क्योंग कहता है पेशेंट को स्ट्रोक नाम की बीमारी है। इसे सुन सभी क्योंग की तरफ देखने लगते हैं। वहीं टीचर कहता है इसकी बातों को सीरियस मत लीजिए, ये अंधा है। लेकिन डॉक्टर ली क्योंग को आगे बोलने कहते हैं। क्योंग बताता है जब पेशेंट कुशन की तरफ बढ़ रहा था तभी मैंने पैरों की आवाज से अंदाजा लगा लिया था कि पेशेंट की बाई टांग पूरी तरह से हिल नहीं सकती। साथ ही पेशेंट की सांसों की आवाजें बहुत छोटी और तेज थी। इसी से मुझे पता लग गया कि पेशेंट का स्वभाव एक घबराने वाले आदमी जैसा है, यानी यकीनन पेशेंट को स्ट्रोक हुआ होगा जिस कारण उसके पैरों का खून जाम हो चुका है। ली कहता है पर तुम्हें बगैर उसके नर्व्स को छुए या परखे ये सब कैसे पता लग गया? क्योंग कहता है दरअसल सिर्फ एक धागे से पेशेंट की बीमारी के बारे में पता करना बेवकूफी है। इसे सुन सभी भड़क उठते हैं, लेकिन क्योंग आगे बताता है इस तरह के मेथड्स बहुत पहले गर्भवती औरतों के बीमारियों को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे कभी उनकी बीमारी पकड़ में आती थी और कभी नहीं। लेकिन सही मायने में हमें मरीज की बीमारी पता करने के लिए उसे मशवरा करना चाहिए। तो इसे सुन ली काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं तुम इस पेशेंट को कैसे ठीक करोगे? तो आगे क्योंग सभी के सामने एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके पेशेंट के पैर को हिलने लायक बना देता है, जिसे देख सभी हैरान रह जाते हैं और ली एक स्माइल करता है। आगे हम क्योंग को खुशी खुशी वहाँ से जाता देखते हैं। इसका मतलब क्योंग शाही हकीम बनने के लिए चुन लिया गया था। फिर हम क्योंग के छोटे भाई ज़ेन को देखते हैं जो कि क्योंग को देखते ही उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में ये दोनों बुचर खाने में मीट लेने जाती हैं। यहाँ बुचर की वाइफ इन दोनों को बातों में उलझाए रखती है और इसी मौके को देखकर बुचर मीट का एक पीस चालाकी से खिसका लेता है। ये सब क्योंग के भाई ज़ेन ने देख लिया था। अब बुचर मीट का सिर्फ वो आधा पीस पैक करके क्योंग को दे देता है। यहाँ क्योंग ने भी भाप लिया था कि बुचर ने उसके साथ बेईमानी की है, लेकिन फिर भी क्योंग कुछ नहीं कहता। रात में क्योंग का भाई ज़ेन इस बात से क्योंग पर नाराज था। तब क्योंग कहता है अब मुझे राजा के यहाँ नौकरी मिल गई है, बहुत जल्द हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, शुरुआती कुछ दिन मुझे राजा के महल में ही गुजारने होंगे, जिस कारण मैं घर में नहीं आ पाऊंगा। ज़ेन पूछता है कितने दिन? क्योंग बताता है कुछ नहीं कह सकते। अगर मैंने काम जल्दी सीख लिया तो शायद 1 महीने में ही वापस लौट आऊं। इसे सुन ज़ेन निराश हो जाता है, लेकिन तभी ज़ेन के सीने के पास दर्द होने लगता है, यानी ज़ेन को चेस्ट पेन की बीमारी थी। इसे देख क्योंग ज़ेन की दवाई निकालता है, लेकिन दवाई भी खत्म हो गई थी। आगे क्योंग पास वाले डॉक्टर के पास जाकर उसे अगले महीने की सारी दवाई मांगता है, लेकिन डॉक्टर इस पर साफ इनकार कर देता है क्योंकि क्योंग ने पिछले कुछ महीनों की दवाइयों के पैसे अभी तक नहीं दिए थे। तब क्योंग बताता है मुझे
राजा की यहाँ नौकरी मिल गई है और मैं 1 महीने बाद वापस लौटकर आपका सारा उधार लौटा दूंगा। तो इसे सुन डॉक्टर मान जाता है। आगे क्योंग 1 महीने की दवाई रखकर उनमें से आज वाली दवाई जैंग को पिलाता है और जैंग से कहता है जब मैं इधर नहीं रहूंगा तो तुम्हें ये दवाइयाँ अपने आप ही लेनी होंगी। ऐसा कहकर क्योंग पास वाली कैंडल बुझा देता है और अगली सुबह क्योंग जैंग को अकेला सोता हुआ छोड़कर महल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में क्योंग को गाइड करने महल से एक आदमी ओबो-सान को भेजा गया था, लेकिन यहाँ ओबो खुद महल के अपोजिट दिशा में जा रहा था। यही बात क्योंग ओबो से कहता है। तब ओबो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है असल में ये शॉर्टकट है। ऐसा कहकर ओबो बगैर क्योंग के पता चले उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। अब इस तरह ये दोनों महल पहुँचते हैं। यहाँ ओबो क्योंग को महल के क्लिनिक में ले चलता है। इस क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयाँ रखी जाती थी। ओबो कहता है तुम इधर ही इंतजार करो, तब तक मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर ओबो चला जाता है। अब इतनी देर तक क्योंग आसपास की आवाजें सुनकर महसूस करता है कि उसके आसपास लोग तरह तरह की दवाइयाँ बनाने में बिजी थे। तभी एक दवाई का डब्बा क्योंग के पास आ गिरता है। जैसे ही क्योंग इसे उठाकर देखता है, वैसे ही एक छोटा फिजिशियन हारू क्योंग को डांटते हुए कहता है ये जहर है। ऐसा कहकर हारू क्योंग से जहर का डब्बा छीनकर उसे दराज में रख देता है। तभी वहाँ ओबो आकर कहता है इसे इतनी सी बात पर मत डांटो, ये यहाँ नया है। लेकिन हारू क्योंग को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसे देख ओबो कहता है इसके अंदर इसके साइज से ज्यादा घमंड है। क्योंग कहता है मुझे समझ नहीं आया आखिर ऐसी जगह में जहर का क्या काम। तो इधर ओबो-सान इस बात को मजाक में उड़ा देता है, क्योंकि इसका असली कारण ओबो भी नहीं जानता था। रात में ओबो क्योंग से कहता है तुम्हें हर रात जागकर इसी तरह शिफ्ट करनी होगी। मैं बस आज रात तक तुम्हारे साथ जागकर तुम्हें गाइड करूंगा। आगे थोड़ी देर बाद ही ओबो-सान की आंखें लगने लगती है और ओबो-सान क्योंग से कहता है मैं जरा वहाँ से किताब लेने जा रहा हूँ, मेरी वहीं से तुम पर नजर रहेगी। ऐसा कहकर ओबो-सान उस कमरे की सारी कैंडल्स बुझाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि क्योंग कुछ भी नहीं देख सकता। तभी हम क्योंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसे धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। अब सारी कैंडल्स बुझाने के बाद ओबो-सान जैसे ही वहाँ से चला जाता है, वैसे ही क्योंग को सब साफ दिखाई देने लगता है। यानी क्योंग को अंधेरा होते ही दिखाई देने लगता था। अब क्योंग ओबो-सान के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ ओबो-सान पढ़ाई के बहाने सो रहा था। इसे देख क्योंग क्लिनिक में वापस आता है और वहाँ रखी सारी दवाइयों को अच्छे से परखने लगता है, ताकि उसे याद रहे कि कौन सी दवाई किधर थी। अगली सुबह क्योंग कुछ जड़ी बूटियों की बोरी रखने जा रहा था। तभी उसे वहाँ 2 कपल्स दिखाई देते हैं जो क्योंग को अंधा समझकर उसके सामने ही रोमांस करने लगते हैं और यहाँ क्योंग भी इनसे कुछ नहीं कहता। दोपहर में हारू क्योंग के मजे लेने के लिए उसे अगली सुबह तक सारे हर्ब्स पैटर्न वाइज रखने का काम सौंपता है और क्योंग इस पर मना नहीं कर पाता। यहाँ हारू जानता था कि क्योंग अंधा है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही रात होती है और क्योंग को सब दिखना शुरू हो जाता है, वैसे ही क्योंग सारे हर्ब्स को समेटकर उन्हें पैटर्न वाइज उनकी जगह पर रख देता है। और अगली सुबह जब हारू और उसके असिस्टेंट क्लिनिक पहुँचते हैं तो वह दोनों हर्ब्स को व्यवस्थित देख कर हैरान रह जाते हैं। रात में भी दोबारा वह कपल्स रोमांस कर रहे थे, लेकिन तभी क्योंग इन पर एक बोरी फेंक कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह क्योंग महसूस करता है कि उसका असिस्टेंट ओबो-सान काफी खुश था। तब ओबो-सान बताता है कि दरअसल सिर्फ 3 दिन बाद हमारे क्राउन प्रिंस अपने महल में वापस आने वाले हैं। क्योंग कहता है ये क्राउन प्रिंस वही है ना जिन्हें एक युद्ध के बाद उनकी वाइफ समेत क्यून डायनेस्टी ने अगवा कर लिया था। ओबो कहता है हाँ, क्राउन प्रिंस वहाँ 8 सालों तक बंदी बनकर रहे और तब क्राउन प्रिंस के बेटे यानी हमारे शहजादे आइडा सिर्फ 2 साल के थे और अभी इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को पहली बार देखेंगे। तभी ओबो-सान वहाँ शाही मेड को देखता है। मेड कहती है महारानी को स्टमक पेन हुआ है, उन्हें जल्दी से एक फिजिशियन की जरूरत है। ओबो-सान कहता है ठीक है, मैं किसी लेडी फिजिशियन का इंतजाम करता हूँ। पर तभी फिजिशियन ली आकर कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास एक एक्यूपंक्चर टेक्नीशियन है जो कि कुछ भी नहीं देख सकता। आगे रात में ली क्योंग को लेकर महारानी जोया के पास जाता है और जोया की मेड क्योंग को उनके प्राइवेट रूम में ले चलती है। यहाँ जोया अपने सारे कपड़े उतारकर इलाज करवा रही थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण क्योंग को सब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी क्योंग अंधे बनने का नाटक करता है, वरना ये लोग क्योंग को नहीं छोड़ेंगे। आगे इस काम से छुट्टी मिलने के बाद जैसे ही क्योंग आराम करने बैठता है, वैसे ही उसे वहाँ पास से कुछ आवाजें आती हैं। दरअसल इधर शहजादे आइडा अपने गीले कपड़े साफ कर रहे थे। तभी आइडा की अंगूठी नीचे क्योंग के पास जा गिरती है और तब आइडा भी क्योंग को देख लेता है। आइडा कहता है क्या तुमने सब देख लिया? प्रॉमिस करो तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं 10 साल का होकर भी बेड गीला करता हूँ। क्योंग कहता है घबराने की कोई बात नहीं योर मैजेस्टी, मैं अंधा हूँ। तभी इतने में ही आइडा को कुछ सर्वेंट्स की आवाज आती है जो उसे ही
ढूंढ रहे थे और इसलिए आइडा अपनी रिंग लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर मूवी अगले दिन में शिफ्ट होती है। इधर क्राउन प्रिंस जाओ के लौटने पर राज्य के सभी लोग काफी खुश थे और उनका स्वागत करने आए थे। इधर शहजादे आइडा क्लिनिक में जाकर शाही हकीम से कहती हैं, मेरे पिता किसी भी वक्त लौटते होंगे, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। ली कहता है जरूर। तभी आइडा की नजर क्योंग पर पड़ती है जिसे आइडा कल रात को ही मिला था। यहाँ आइडा को लग रहा था कि उसके फादर की लौटने की खुशी में महाराज यानी उसके ग्रैंडफादर ने जरूर कोई तैयारी की होगी, लेकिन यहाँ पूरा महल खाली था, जिसे देख आइडा को कुछ समझ नहीं आता और वो सीधा अपने ग्रैंडपा के पास जाता है। लेकिन यहाँ आइडा की ग्रैंड मदर जोया कहती है कि हिज मैजेस्टी अभी बीमार है और वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। तभी वहाँ महल के अंदर राज्य के चीफ काउंसिलर और उनके मुख्य चैन घुस आते हैं। चैन कहता है अगर महाराज की हालत इतनी खराब है कि वो क्राउन प्रिंस का वेलकम तक करने नहीं आ सकते तो चीफ काउंसिलर होने के नाते मुझे उनकी हालत देखनी होगी। लेकिन मारिया कहती है अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो जान से जाएगा। आप सभी शाही दरबार के लिए काम करते हैं, आपको राजा के निजी मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तो इसे सुन चैन और चैन के साथ के बाकी सारे काउंसिलर्स अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स उतारकर वहीं रख देती हैं। चैन कहता है अगर शाही काउंसिलर होकर भी मुझे राजा को देखने की इजाजत नहीं तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर कहता है आपको महाराजा ने बुलाया है। अगली सीन में हम महाराज कोदारो को देखते हैं। कोदारो प्रिंस के आने पर भी काफी मायूस लग रहे थे। यहाँ चांद कोदारो से मिलकर उन्हें बताता है कि शहजादे क्वीन डायनेस्टी के कुछ दूत यानी एजेंट्स के साथ हमारे राज्य में लौट आए हैं, आपको उनका स्वागत करने जाना चाहिए। महाराज आखिरकार क्वीन डायनेस्टी हमसे हाथ मिलाने सामने खड़ी है, आपको क्या इसकी खुशी नहीं हो रही? तो इसे सुन कोदारो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ आइडा जल्दी से भागते हुए महल के दरवाजे की ओर पहुंचता है जहां क्राउन प्रिंस और उनकी वाइफ मारिया थी। मारिया आइडा को देखते ही गले लगा लेती है क्योंकि इतने सालों बाद ये तीनों एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी वहाँ काउंसिलर चैन आता है। क्राउन प्रिंस जाओ चैन से महाराज यानी कि अपने पिता के बारे में पूछता है। तभी वहाँ जाओ के पिता कोदारो आ जाते हैं। जाओ उन्हें देखते ही सर झुकाता है। तब कोदारो जाओ को उठाते हुए कहते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया। अचानक इन्हें क्वीन डायनेस्टी के घोड़े की आवाज आती है। ये घोड़ा आते ही इनके डायनेस्टी की बेइज्जती कर देता है। यहाँ क्वीन के राजा ने जानबूझकर खुद आने की बजाय अपने एक कपड़े को घोड़े में रखवा कर भेजा था। दरअसल जाओ को छोड़ने के बदले में अब कोदारो की पूरी डायनेस्टी क्वीन डायनेस्टी के अधीन रहेगी। आगे महाराज की गद्दी में क्वीन डायनेस्टी के कपड़े को रखा जाता है। वहीं उस कपड़े के सामने क्राउन प्रिंस और महाराज कोदारो दोनों घुटनों के बल बैठे होते हैं। तभी यहाँ क्वीन राज्य का दूत राजा का भेजा फरमान पड़ता है। यहाँ राजा जाओ क्वीन राज्य में 8 साल बिता चुका था, इसलिए उसे उनकी भाषा आती थी। लेकिन जाओ राजा के फरमान को ट्रांसलेट करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें महाराज के खिलाफ कुछ गलत बातें लिखे हुए थे। इसे देख उस दूसरे राज्य का दूत गुस्से में आकर युद्ध की धमकी देते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जाओ फरमान को ट्रांसलेट करने मान जाता है। आगे जो वर्ड्स वो दूत अपनी भाषा में कहता है वही सारे वर्ड्स जाओ सबके सामने ट्रांसलेट करता है। क्वीन के राजा ने लिखा था कि 8 साल पहले हमारा युद्ध हुआ था। वो युद्ध इतना आसान था कि मैं तुम्हें हटाकर खुद राजा बन जाता, लेकिन तुम्हारा बेटा जाओ समझदार निकला और उसने हमसे संधि कर ली, वरना तुम्हारा राज्य कहीं का नहीं रहता। तो इसे सुन कोदारो का खून खौलने लगता है। फिर कुछ देर बाद जाओ, काउंसिलर चान और जाओ की वाइफ मारिया एक कमरे में होती हैं। यहाँ चैन जाओ से कहता है आपके हाथ में राज्य का एक सुनहरा भविष्य है, सिर्फ आप ही क्वीन डायनेस्टी से कहकर हमें बचा सकते हैं। जाओ कहता है लेकिन वो तो मेरे पिता यानी महाराज के डिसीजन पर निर्भर करता है। चैन कहता है कुछ सालों पहले क्वीन राज्य का संधि पत्र मिंग राज्य ने ठुकरा दिया था और फिर पूरा मिंग राज्य कुछ दिनों में तबाह कर दिया गया। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आपको समय और परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेना होगा, वरना हमारा राज्य भी डूब जाएगा। चाओ कहता है तो आप मुझे महाराज को हटाकर उनकी गद्दी में बैठने को कह रहे हैं? चैन कहता है मैं बस आपको आने वाले खतरे के लिए सावधान कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि काउंसिलर चान असल में क्वीन राज्य के लोगों के साथ मिला हुआ था और राजा को भड़काने का काम चान को इन्हीं लोगों ने दिया था। आगे राजा जाओ अपने महाराज को समझाता है कि क्वीन डायनेस्टी से दोस्ती करने पर हमारे राज्य को बहुत से फायदे होंगे, हम नए नए सामान वहाँ से एक्सपोर्ट करा सकेंगे। लेकिन कोदारो इस बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब जाओ कोदारो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप पुरानी दुश्मनी भुलाकर राज्य के भविष्य पर ध्यान दीजिए। अगर हमने वेस्टर्न सभ्यता उनकी चीजों को नहीं अपनाई तो हमारा विनाश हो जाएगा। कोदारो कहता है तो हो जाने दो विनाश, लेकिन कम से कम इससे हमारे राज्य की लेगेसी धूल में नहीं मिलेगी। लोग ऐसा नहीं
समझेंगे कि हमने डर कर दूसरे दुश्मन राज्य से हार मान ली। जाओ कहता है, इसे हार मानना नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार बदलना कहते हैं। हमारा राज्य वैसे भी उनसे काफी कमजोर है। कोदारो कहता है, क्वीन राज्य में रहकर तुम्हारा नजरिया एकदम बदल गया है। अब तुम वो पहले वाले जाओ नहीं रहे। तो इसे सुन जाओ खांसने लगता है। कोदारो कहता है, तुम्हें आज तक खांसने की बीमारी है, तुम्हें अपने लिए एक अच्छे हकीम को रखना चाहिए। तो इसके बाद जाओ क्लिनिक जाता है और ली को बुलाकर उसे कहता है, मैंने मेरे बेटे आइडा से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम एक बहुत अच्छे फिजिशियन हो। क्वीन मारिया कहती है, यात्रा के कारण राजा के शरीर में थकावट है, इसलिए हम आपके क्लिनिक से एक अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट को लेने आए हैं। तब ली क्योंग को पास लाकर कहता है, राजा जाओ को ठीक करने के लिए ये एक्यूपंक्चरिस्ट मेरा साथ देगा। मारिया कहती है, लेकिन ये तो कुछ देख नहीं सकते। तब आइडा कहता है, कई बार अंधे लोग दोनों आंखों से देखने वाले लोगों से ज्यादा माहिर होते हैं। क्योंग भी उन्हीं में से है। तो अब क्योंग को राजा जाओ के लिए हायर कर लिया गया। रात में क्योंग सब दिखाई देने पर अपने भाई जैन को लेटर लिख रहा था। तभी क्योंग के पास शाही मेड आकर कहती है, आपको और डॉक्टर ली को राजा ने बुलाया है। क्योंग कहता है, डॉक्टर ली तो अभी यहाँ नहीं है। मेड कहती है, फिर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, राजा जाओ की हालत बहुत खराब है। आगे हम क्योंग को जाओ पर एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करता देखते हैं, जिससे जाओ की खांसी दूर हो जाती है। इस बीच जाओ क्योंग से क्योंग के बारे में पूछता है कि क्या वो बचपन से ही अंधा है। क्योंग कहता है, हाँ, मुझे बचपन से ही कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ शरीर के नसों और सुई की जानकारी है। जाओ कहता है, यानी कि तुम पढ़ और लिख भी नहीं सकते। तो क्योंग इस पर हामी भरता है। आगे ट्रीटमेंट पूरा होने पर क्योंग को मेड वहाँ से ले जाती है। तभी जाओ नोटिस करता है कि उसके पास में ही किसी की जर्नल पड़ी थी। तब जाओ इस जर्नल को उठाकर उसे पढ़ता है तो इसमें क्योंग ने अपने भाई को कुछ लेटर्स लिखे हुए थे। दूसरी तरफ क्योंग को भी याद आता है कि वो राजा के पास ही अपनी जर्नल भूल आया। तभी मेड क्योंग को दोबारा लेने आती है। आगे क्योंग राजा जाओ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मुझे अंधेरे में साफ साफ दिखाई देता है। मुझे इस झूठ के लिए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा छोटा भाई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जाओ कहता है, तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है? क्योंग बताता है 10 साल। इसे सुन जाओ खुश होकर कहता है, मेरा बेटा आइडा तुम्हारे भाई के ही उम्र का है। वैसे क्या अब भी तुम राज्य में अंधे बनने का नाटक जारी रखोगे? क्योंग कहता है, ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग नॉर्मल आदमी के मुकाबले में एक अंधे आदमी पर ज्यादा यकीन करते हैं। जाओ कहता है, तो तुम मुझे इस बात को राज रखने का सुझाव दे रहे हो? क्योंग कहता है, अगर ये बात महाराज को या फिर किसी शाही हकीम को पता लग गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो जाओ और उसकी शाही मेड इस बात को राज रखने में मान जाती हैं। आगे ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं और क्योंग राजा जाओ का लगातार इलाज करने लगता है। तभी जब 1 महीने खत्म होने में बस 1 रात बची थी और क्योंग अपने भाई से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, उसी रात शाही मेड हड़बड़ी में भागते हुए डॉक्टर ली के पास आकर बताती है कि राजा जाओ की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो इसके बाद ली अपने साथ क्योंग को लेते हुए जाओ के कमरे में पहुंचता है। यहाँ ली जाओ की हालत देखकर शाही मेड से एक दवाई को गर्म करके लाने भेजता है और क्योंग से कपड़े को पानी में निचोड़ने कहता है। तब क्योंग ऐसा ही करता है। तभी एक बार बीच में क्योंग उस कपड़े को स्मेल करता है और उसे पता लगता है कि जिस पानी में वो कपड़े को डाल रहा है वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है। तभी अचानक से क्योंग को राजा जाओ के कांपने की आवाज आती है और कोइंसिडेंटली उसी वक्त पास रखी कैंडल बुझ जाती है, जिससे क्योंग को सब दिखाई देने लगता है। और तब क्योंग देखता है कि ली ने जानबूझकर राजा के शरीर के अलग हिस्सों में एक्यूपंक्चर किया था, जिससे राजा मर रहे थे। और जो पानी ली राजा के शरीर में इस्तेमाल कर रहा था, असल में वो एक तरह का खतरनाक जहर है। इसे देख क्योंग के पैरों तले जमीन फिसल जाती है और वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। वहीं इसे देख ली को क्योंग पर शक होने लगता है और ली परखने के लिए पीछे हटकर अचानक से क्योंग के आंखों के पास एक सुई लाकर रखता है, लेकिन क्योंग यहाँ कुछ रिएक्ट नहीं करता। हालांकि क्योंग के हाथ कांप रहे थे, इससे ली को कंफर्म हो जाता है कि क्योंग अंधा है। अब यहाँ राजा क्योंग के सामने ही दम तोड़ देता है और क्योंग कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मेड ली का बताया सूप गर्म कर चुकी थी। तभी ली उनके पास आकर कहता है, अब इस सूप की कोई जरूरत नहीं, महाराज को रात भर आराम की जरूरत है, उन्हें कल सुबह से पहले जरा भी डिस्टर्ब ना किया जाए। तो मेड इस पर मान जाती है और अब ली क्योंग को सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ क्योंग बहुत घबरा चुका था, क्योंकि उसे आज की देखी हुई चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए क्योंग रात के अंधेरे में अपने कपड़े बदलकर राजा जाओ के कमरे में पीछे वाले दरवाजे से एंटर होता है और देखता है कि ली ने राजा को मारने के बाद उसके शरीर को पूरी तरह साफ कर दिया था, इवन सारी सुई भी हटा दी थी। दूसरी तरफ ली राजा की हत्या में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आग में जला रहा था। तभी ली देखता है कि उसकी सुई की किट में एक सुई गायब
बात थी। इसे देख ली के होश उड़ जाती हैं। इस तरफ वही सुई क्योंग को राजा जाओ की डेड बॉडी के पास मिल जाती है। तभी अचानक से वहाँ क्योंग ली की आवाज सुनता है और जल्दी से वहीं पास में छिप जाता है। उसी वक्त ली जाओ के कमरे में दाखिल होकर वो सुई जाओ की बॉडी के आसपास ढूंढने लगता है, क्योंकि सिर्फ उस एक सुई के कारण ली बुरी तरह से फंस सकता था। इस तरफ क्योंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर भागते वक्त क्योंग से ली की सुई नीचे गिर जाती है, जिसे देख क्योंग ली की तरफ देखने लगता है, पर ली ने सुई के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी। अब ये देखकर क्योंग सुई को जमीन से उठाने की कोशिश करता है। वहीं इस दौरान ली को भनक हो गई थी कि खिड़की के पास कोई है और ली खिड़की के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी एंड मौके पर क्योंग के हाथ वो सुई लग जाती है और क्योंग किसी तरह अपने पैर खींचकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते वक्त क्योंग का पैर छिल गया था, जिस वजह से वो लड़खड़ा रहा था। इस तरफ ली खिड़की के पास आकर झांकता है तो उसे क्योंग पीछे से भागता दिखता है। क्योंग को भागते हुए काउंसलर चान ने भी देख लिया था, लेकिन इन दोनों में से कोई भी क्योंग की शक्ल नहीं देख पाया था। चैन और ली क्योंग को पकड़ने के लिए एक ही जगह पहुँचते हैं। तब ली चैन को बताता है कि मैंने उस अनजान आदमी को योर हाइनेस जाओ के कमरे से भागता हुआ देखा था। तो अगले सीन में चैन का आदमी जाओ की सांसें चेक करता है और यहाँ जाओ मर चुके थे। इसके बाद उसी समय आधी रात में महल में रहने वाले सभी लोगों को जगाकर हॉल में बुलाया जाता है। दूसरी तरफ क्योंग महसूस करता है कि उसके बाएं पैर से खून निकल रहा था। ये खून क्योंग का पैर संदूक से टच होने में लगा था। इसी के पैलर में चैन के असिस्टेंट को संदूक के पास से खून के निशान मिलते हैं। अब तक क्योंग ने अपने उस पैर पर पट्टी कर ली थी। अचानक उसी वक्त शाही मेड ढूंढते हुए क्योंग के पास आती है और उससे पूछती है आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी क्योंग को लेने दो सैनिक आते हैं, जिसे देख क्योंग घबरा जाता है। आगे ली और क्योंग महाराजा कोदारो के सामने होते हैं। यहाँ ली झूठ बोलते हुए कहता है राजा जाओ को मलेरिया था, मैं और क्योंग उसी का ट्रीटमेंट करने के लिए गए थे और हमारे जाने वक्त तक जाओ बिल्कुल ठीक हालत में थे। इसे सुन काउंसलर चान कहता है अगर तुम्हारे जाते वक्त राजा बिल्कुल ठीक थे तो उनके शरीर के हर एक हिस्से से खून कैसे निकलने लगा। असल में उन्हें किसी ने क्लिनिक में रखा हुआ ये जहर ला कर दिया था। वो सारे सिम्टम्स इसी जहर से मेल खाती हैं। ली कहता है वैसे मैंने भी राजा जाओ के कमरे से किसी अनजान आदमी को भागते देखा था। भागते वक्त उसका पाँव किसी संदूक से भी टकराया था। चैन का असिस्टेंट कहता है जी हाँ ये सच है, हमें संदूक के पास से किसी के खून के निशान मिले हैं। जरूर राजा का खून करके वो अनजान आदमी वहाँ से भाग रहा होगा। इसे सुन चैन महाराज कोदारो से कहता है योर हाइनेस शायद हमें एक बार इस बारे में क्यूइन डायनेस्टी के राजा को आगाह करना चाहिए। क्यूइन डायनेस्टी से राजा जाओ के अच्छे संबंध थे, अगर ऐसा नहीं किया तो संधि टूट जाएगी। तभी इसे सुन कोदारो को चक्कर आने लगते हैं और कोदारो वहीं गिर जाता है। अब महाराज कोदारो को ठीक करने के लिए गार्ड्स ली को कोदारो के पास ले चलते हैं। तब कोदारो कहता है उस अनजान आदमी का एक पैर जरूर जख्मी होगा और इसी से हम उसका आसानी से पता लगा लेंगे। एक बार अगर वो मिल गया तो मैं उसे नर्क से भी बदतर मौत दूंगा। इधर इसे सुन ली घबरा जाता है। आगे महल के सारे दरवाजों को बंद करके महल में रहने वाले सभी हकीमों को एक लाइन में बुलाकर उनके पैरों और जांघों की अच्छे से जांच की जाती है कि कहीं किसी के भी पैर में कोई चोट तो नहीं थी। इस दौरान क्योंग छिपते हुए एक लेटर लिख रहा था, जिसमें वो बता रहा था कि राजा जाओ का हत्यारा ली है। एविडेंस के तौर पर मैं आपको ली की सुई भेज रहा हूँ जो क्राइम सीन में छूट गई थी। ऐसा लिखने के बाद क्योंग जाओ की पत्नी मारिया के कमरे के पीछे जाता है और यहाँ मारिया जैसे ही अपने कमरे से बाहर भागती है, वैसे ही मौका देखकर क्योंग मारिया के कमरे में घुसता है और एक टेबल के ऊपर अपना लेटर रख देता है और वहीं सामने के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। तभी थोड़ी देर बाद मारिया वो किवाड़ खोल देती है और क्योंग से उसका लेटर दिखाकर पूछती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी किसी भी झूठ पर यकीन कर लूंगी। ऐसा कहकर मारिया क्योंग का पैर देखती है तो वहाँ उसे खून नजर आता है। इसे देख मारिया को लगता है कि क्योंग ही उसके हस्बैंड जाओ का कातिल है और अब क्योंग बचने के लिए ली का नाम लगा रहा है। लेकिन क्योंग मारिया को रोकते हुए कहता है ये चोट मुझे तब लगी थी जब मैं ली के खिलाफ ये सुई वाला एविडेंस लेने राजा के कमरे में घुसा था। मारिया कहती है पर तुम तो अंधे हो। तब क्योंग मारिया को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि उसे आधी रात में सारी चीजें साफ दिखाई देती हैं और उसकी काबिलियत देखकर राजा जाओ ने उसे ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी गिफ्ट किया था। तो मारिया आगे बढ़कर मैग्नीफाइंग ग्लास को देखती है और मारिया को याद आता है कि ये ग्लास जाओ किसी ऐसे को गिफ्ट करने वाले थे जिसे उन पर सबसे ज्यादा यकीन हो। क्योंग कहता है राजा जाओ को मेरी असलियत पता थी और वह इसे राज रखने के लिए राजी भी थे, तो भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा। इसे सुन मारिया को क्योंग की बातों पर यकीन हो जाता है। अब मारिया क्योंग से कहती है मैं ये लेटर महाराज को दिखाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी महल में हाजिर होना पड़ेगा। तब तक के लिए कोशिश करो कि तुम किसी की नजर में ना आने पाओ। क्योंग कहता है ठीक है। आगे क्योंग छिपने की जगह ढूंढ रहा था तभी क्योंग को गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। यहाँ गार्ड्स बोल रहे थे कि किसी भी आदमी को जांच किए बगैर मत छोड़ना। इसे सुन क्योंग घबरा कर वहाँ से दूर भागने लगता है, पर तभी क्योंग को राजा का काउंसलर देख लेता है और कहता है तुम क्लिनिक में काम करते हो ना, क्या तुम्हारी
जांच हो गई। ऐसा कहकर काउंसिलर क्योंग का कपड़ा हटाने ही वाला होता है कि तभी एन वक्त पर वहाँ ली आ जाता है और क्योंग से कहता है तुम इतनी देर से कहाँ थे, मेरे साथ चलो। काउंसिलर कहता है जरा रुको, मुझे इस आदमी की तलाशी करनी है। ली कहता है इतना समय नहीं है, महाराज ने क्योंग को अभी बुलाया है, उनकी हालत खराब है। ऐसा कहकर ली क्योंग को अपने साथ ले चलता है। आगे क्योंग राजा कुदारो का पैरालिसिस ठीक करने के लिए उन पर एक्यूपंक्चर कर रहा था और ली भी उसी कमरे में मौजूद था। तभी वहाँ मारिया आती है। मारिया इधर क्योंग का लेटर लेकर आई थी। कुदारो कहता है ये क्या है? मारिया कहती है ये लेटर मुझे क्राइम सीन के एक अनजान विटनेस ने दिया है। तो इसे सुन कुदारो एक इशारा करता है। इस इशारे को पाते ही कुदारो के कमरे को लॉक करके सभी वहां से चले जाते हैं और अब इस कमरे में सिर्फ 5 लोग मौजूद थे, जिसमें से महारानी जोया और शाही मेड भी शामिल थे। अब मारिया इन लोगों के सामने कहती है जब राजा जाओ का मर्डर हो रहा था तब उस वक्त फिजिशियन ली को किसी ने चुपके से राजा पर जहरीली सुइयां घोंपते हुए देखा था, यानी ली ही राजा जाओ का हत्यारा है। इसे सुन ली कहता है ये सरासर झूठ है, लेकिन मारिया सुई दिखाते हुए कहती है मेरे पास उस अनजान विटनेस का भेजा क्या ये सबूत है, इसमें साफ तौर पर वो जहर लगा हुआ है जिससे राजा की हत्या हुई थी। तो इसे सुन कुदारो काफी गुस्से में ली की तरफ देखते हुए पर्दे की उस तरफ आता है और मारिया से पूछता है वो विटनेस कौन है जिसने तुम्हें ये सब बताया। तो मारिया क्योंग का नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्योंग टोकते हुए कहता है मैं डॉक्टर ली के साथ था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसे सुन मारिया चुप हो जाती है। अब कुदारो कुछ ज्यादा ही जोर डालकर मारिया से पूछता है कि मुझे उस विटनेस का नाम चाहिए। तो इतना दबाव देने पर मारिया समझ जाती है कि असल में ली को जाओ की हत्या करने के ऑर्डर्स खुद महाराज कुदारो ने दिए थे। मारिया कुदारो से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया? कुदारो कहता है तुमने मुझे बहुत पहले एक सूप भेजा था। ऐसा कहकर कुदारो ली को इशारा करता है और ली चुपके से उस सूप में जहर भर देता है। वहीं इधर जोया भी ली और कुदारो के साथ मिली हुई थी। अब कुदारो उस सूप को लेते हुए वहीं बैठी शाही मेड को जबरदस्ती पिला देता है, जिससे मेड तड़पते हुए वहीं अपना दम तोड़ देती है। और तभी जोया शोर मचाकर अपने गार्ड्स बुलवाकर कहती है इस लड़की ने महाराज को सूप में जहर देकर मारने की कोशिश की। कुदारो कहता है वो तो मैंने वो सूप शाही मेड को पिला दिया और देखो वो मारी गई। तो इसे सुन गार्ड्स मारिया को बंदी बनाकर ले जाती हैं। वहीं ये सब देखकर क्योंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। आगे सबके जाने के बाद जोया ली को डांटते हुए कहती है हमने तुम्हें राजा का मर्डर बिल्कुल सफाई से करने को कहा था, फिर तुम वहाँ सुई छोड़ने की लापरवाही कैसे कर सकते हो? कुदारो कहता है खैर जो हो गया, लेकिन अगला मर्डर करते वक्त ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें सारी कमांड्स लेटर में लिखकर भेजूंगा। अगर अगली बार गलती हुई तो तुम्हारा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है और मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यानी ली ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा था। अब ऐसा कहकर कुदारो ली को बाहर भेज देता है। तभी कुदारो हल्का सा दरवाजा खोलकर ली से कहता है तुम मेरे अभी तक भेजे हुए सारे लेटर्स चला दो, एक भी सबूत रखना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। फिर हम आइडा को देखते हैं जो अपनी कैद हुई मॉम मारिया से मिलने जाता है। आइडा मारिया से कहता है मैं दादाजी के पास जाकर उनसे आपको आजाद करने कहूँगा। मारिया कहती है ऐसा मत करना, उनके पास जाने में खतरा है, इसकी जगह तुम उस संदिग्ध फिजिशियन के पास जाना, उसने असली खूनी को अपनी आंखों से देखा है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। इतना बताते ही महाराज के गार्ड्स आइडा को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ राजा के मौत की खबर सुनकर ओबो सान भी काफी दुखी हो गया था। तभी ओबो अपने सामने क्योंग को भागते हुए देखता है। असल में क्योंग क्लिनिक के अंदर अपने पैर में लगी चोट की दवाई ढूंढने आया था। तभी उसे ये करता हुआ ओबो सान देख लेता है। ओबो क्योंग का कॉलर पकड़कर कहता है तो असल में हत्यारे तुम हो, तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हें कुछ सिखाई नहीं देता। इतने में ही इन्हें प्रिंस आइडा की आवाज आती है। आइडा कहता है मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम सब कुछ देख सकते हो, आखिर तुमने आज रात क्या देखा था? क्योंग कहता है असल में आपके पिता का हत्यारा डॉक्टर ली है और डॉक्टर ली को आपके पिता को मारने का ऑर्डर आपके ही दादा कुदारो ने दिया था। आइडा कहता है ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंग कहता है यही सच्चाई है, जब इस बारे में आपकी माँ को पता लगा तो महाराज कुदारो ने उन्हें भी जेल में बंद करवा दिया। आइडा कहता है अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलकर सभी के सामने इस बात की गवाही दो ताकि मेरी माँ कैसे रिहा हो सके। क्योंग कहता है ऐसा करना आसान नहीं, मेरा भाई बीमार है, अगर महल के लोगों को पता लग गया कि मैंने उनके साथ अंधा बनने का नाटक किया तो वह लोग मुझे काम से निकाल देंगे, जिससे मेरा भाई मर जाएगा। साथ ही मेरी गवाही का भी कोई यकीन नहीं करने वाला। मेरे पास महाराज के खिलाफ सिर्फ एक एविडेंस था, लेकिन उसे भी महाराज ने जब्त कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसे सुन आइडा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। आइडा के जाने के बाद ओबो सान क्योंग से कहता है अब भी जरूर कोई तो ऐसा एविडेंस होगा जो ली से छूट गया हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। इसे सुन क्योंग को याद आता है कि जब वो महारानी जोया का ट्रीटमेंट कर रहा था तो उस वक्त जोया ने ली को एक रेशम के कपड़े में कोई चीज दी थी। ये याद आते ही क्योंग ली के कमरे में जाकर वो सामान ढूंढ
ढूंढने लगता है और फाइनली थोड़ी देर बाद क्योंग और ओबो उस कपड़े को ढूंढ लेते हैं। इस कपड़े से इन्हें महाराज के भेजे कुछ लेटर्स मिले थे। इनमें राजा की हत्या कैसे करनी है वो सब डिटेल्स में लिखा हुआ था। आगे ये दोनों इस लेटर को काउंसलर चैन को दिखाती हैं, लेकिन चैन कहता है ये लिखावट महाराज की नहीं है। तब इस लेटर को आयडा भी गौर से देखता है और बताता है कि असल में ये महाराज की बाएं हाथ की लिखावट है। एक बार मैंने उन्हें उनके बाएं हाथ से सेम ऐसा ही लिखता देखा था। चैन कहता है लेकिन फिर भी इसे कोई एविडेंस नहीं मानेगा क्योंकि आपके अलावा मैजेस्टी को किसी ने ऐसे लिखते नहीं देखा। आयडा कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। चैन बताता है अगर मैजेस्टी राज्य के कुछ लोगों के सामने अपने बाएं हाथ से एग्जैक्ट ऐसा लिखे तो सिर्फ इसी से साबित किया जा सकता है कि ये भी मैजेस्टी की ही लिखावट है। इसे सुन क्योंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्योंग कहता है क्यों ना हम एक ऐसी सिचुएशन पैदा करें जिससे मैजेस्टी खुद अपने बाएं हाथ से लिखने को मजबूर हो जाए। ये करने के लिए मुझे अपने एक्यूपंक्चर का और आपकी मदद चाहिए होगी। मैं जैसे ही मैजेस्टी के खिलाफ एविडेंस निकाल लूंगा वैसे ही आप बाहर अपनी सेना तैयार रखना, यानी हम सभी मिलकर राजा के खिलाफ विरोध कर देंगे। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सेनापति महाराज के पास जाता है और उनसे कहता है फिजिशियन क्योंग आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। तब इस पर कोतारो मान जाता है। फिर आगे हम क्योंग को महाराज पर एक्यूपंक्चर करता हुआ देखते हैं। तभी प्लान के मुताबिक वहाँ काउंसिलर चान एक कागज और पेन लेकर क्राउन प्रिंस की डेथ पर आखिरी वर्ड्स लिखवाने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं। ली जब राजा जाओ के कमरे की खिड़की खोलकर देखता है तो उसे सेम फुटप्रिंट्स दिखते हैं। ये फुटप्रिंट्स क्योंग के कमरे तक जा रहे थे। दूसरी तरफ महाराज कोदारो जैसे ही नोट लिखने कलम उठाता है वैसे ही क्योंग कोदारो के गले में एक पिन घोंप देता है जिससे कोदारो का दायां भाग बिल्कुल काम नहीं करता। कोदारो कहता है ये क्या हो रहा है। क्योंग कहता है आपकी थकान जड़ से खत्म करने के लिए मुझे आपका दायां भाग कमजोर करना पड़ा, ये करना बहुत जरूरी है। राजा कहता है ठीक है लेकिन अभी इसे हटाओ। क्योंग कहता है अगर मैंने इसे इस टाइम हटाया तो आपके हाथ और पैर लंबे समय के लिए जाम हो जाएंगे। इसी मौके पर चैन जोर डालकर कहता है महाराज ये नोट सूरज के उगने से पहले लिखना जरूरी है। राजा कहता है ठीक है। ऐसा कहकर राजा कोदारो अपने बाएं हाथ से कलम उठाकर उसी से नोट लिखने लगता है और इसी का क्योंग और चैन को इंतजार था। अब लेटर पूरा होने के बाद जैसे ही राजा उस पर मोहर लगाने वाला होता है वैसे ही वहां ली पहुंच जाता है। ली क्योंग को देखकर कहता है मेरी इजाजत के बगैर तुम महाराज का ट्रीटमेंट करने कैसे आए। क्योंग कहता है वो दरअसल मुझे आपके किसी आदमी ने अर्जेंट ऑर्डर्स दिए थे। कोदारो कहता है लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें यहाँ ली ने भेजा है। तो यहाँ क्योंग बुरा फंसता है और ली सबसे कहता है मुझे राजा जाओ के कमरे के पीछे क्योंग के पैरों की छाप मिले, इसका मतलब क्योंग ही राजा का कातिल है। इसे सुन सभी शॉक में रह जाती हैं। वहीं कोदारो समझ जाता है कि क्योंग ही वो अनजान विटनेस है जिसने मारिया को लेटर लिखा था। अब कोदारो अपने लिखे लेटर को देखता है और उसे सब समझ आ जाता है कि इन लोगों ने उससे ये लेटर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लिखवाया। तभी कोदारो क्योंग के पैर के पास लगी चोट भी देख लेता है और क्योंग को अपने पास बुलाकर कहता है मैं तुमसे बस एक बार पूछूंगा तुम्हें ये करने का आइडिया किसने दिया। इतना कहते ही क्योंग चालाकी से कोदारो के स्पाइनल कोड के पास पिन रख देता है और सबसे कहता है अगर ये पिन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो योर मैजेस्टी की झट से मौत हो सकती है। तो इसे देख सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। यहाँ क्योंग कोदारो को सुई से बेहोश करके उस लेटर में राजा की मोहर चिपका देता है और कागज को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त वहाँ ली पहुँचता है और कोदारो के पीछे से वो सुई निकाल देता है। तब कोदारो ऑर्डर देता है उसे पकड़ो और खत्म कर दो। फिर इसके बाद कोदारो के सारे सैनिक क्योंग को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान क्योंग अपनी जान बचाने के लिए एक रूफ के नीचे छिपा हुआ था। तभी उनमें से एक सैनिक को नीचे शक हो जाता है। दूसरी तरफ राजा के खिलाफ करीब 500 सोल्जर्स बगावत करने तैयार थे, लेकिन इसके लिए इन्हें राजा की लिखावट वाली उस लेटर की जरूरत थी जिसे लेने इन्होंने क्योंग को भेजा था। अब वो अकेला सैनिक उस रूफ के नीचे झांकने घुसता है। उस सैनिक के जस्ट दूसरी तरफ ही क्योंग छिपा हुआ था। तभी मौका देखकर क्योंग उस सैनिक पर वार करता है और उसे बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है और फिर आसानी से काउंसलर चैन के पास पहुंचकर उसके हवाले वो लेटर दे देता है। इसे देख चैन को बहुत खुशी होती है। तभी चैन का आदमी बताता है कि महाराज कोदारो कहीं गायब हो गए हैं। चैन कहता है कोदारो बचकर कहाँ जाएगा, उसे महल के कोने कोने में ढूंढो और क्योंग तुम वेस्ट के दरवाजे में जाकर वहाँ के सेना नायक को सचेत करो। इसे सुन क्योंग वेस्ट के दरवाजे को पार करने
करने निकल पड़ता है। पर यहाँ से गुजरते वक्त क्योंग गार्ड्स की बातचीत सुन लेता है। गार्ड्स कह रहे थे कि अचानक से प्रिंस आइडा की तबीयत खराब हो गई है और अब उनका इलाज करने डॉक्टर ली को भेजा गया है। इसे सुन क्योंग वापस लौटकर जल्दी से भागते हुए आइडा के कमरे में पहुंचता है। तो यहाँ ली आइडा को भी उसके पिता जैसी मौत देने वाला था, लेकिन क्योंग ली को सही वक्त पर आकर रोक लेता है और उसकी आंख में पिन घोंपकर उसे अंधा कर देता है। आगे क्योंग प्रिंस आइडा को लेकर वेस्ट की गेट की तरफ भागने लगता है और यही सीन हमने मूवी की बिल्कुल शुरुआत में देखा था। यहाँ क्योंग भागते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ कोदारो छिपा हुआ था। कोदारो ली से कहता है, तुमने मुझे फंसाने की बहुत अच्छी कोशिश की, महल के लोगों को भी तुमने अच्छे से बेवकूफ बनाया। अगर तुम मेरा वो एविडेंस मुझे दे दो तो फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा कि तुम सब देख सकते हो। और मुझे पता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ ये एविडेंस लाने के लिए मेरे काउंसलर ने कहा होगा या फिर क्राउन प्रिंसेस मारिया ने। मारिया मेरे बेटे को भड़का रही थी, वह दोनों मुझे मरवा कर क्वीन डायनेस्टी के साथ सौदा करने वाले थे, जिससे हमारी पहचान धूल में मिल जाती और हम उस डायनेस्टी के गुलाम बन जाते। लेकिन मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने उसे मरवा डाला। तभी वहाँ काउंसलर चान आ जाता है और कोदारो से कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कागज मेरे पास है, इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और अगर मैंने इसे बाहर खड़े सैनिकों को दिखा दिया तो राजा को मारने के गुनाह में वह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोदारो कहता है, भूलो मत, मैं तुम्हारा राजा था, इस बात को राज रखने के लिए मैं तुम्हें अपने राज्य का अगला राजा नियुक्त कर दूंगा। वैसे भी मैं बहुत जल्द बूढ़ा होकर मरने वाला हूँ, मैं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। चैन कहता है, बस इतना काफी नहीं है, तुम्हें ये लिख कर देना होगा कि तुम्हारे बाद तुम्हारा सारा राज्य मेरा और मेरे वंश का हो जाएगा। कोदारो कहता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले मिलकर आइडा को मारना होगा। हो सकता है कि आइडा बड़ा होकर हमसे उसके पिता की मौत का बदला ले। ये सब इधर क्योंग भी सुन लेता है। तभी कोदारो क्योंग के पास आकर कहता है, तुम अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो ऐसे ही अंधे बने रहने का नाटक करते रहो। इतना कहकर चान और कोदारो दरवाजा खोलते हैं। बाहर पूरी सेना तैयारी के साथ खड़ी थी, लेकिन चैन उन्हें बताता है कि वो सब झूठ था। कोदारो कहता है, असल में जाओ मलेरिया से मरे थे, उन्हें किसी ने जहर नहीं दिया था। तो इसे सुन सारे सैनिक वापस लौटने लगते हैं और प्रिंस आइडा को भी क्योंग से छीन कर ले जाया जाता है, यानी बहुत जल्द आइडा को मार डाला जाएगा। तभी क्योंग बाहर आकर सभी के सामने सच्चाई बताता है कि असल में कोदारो ने खुद अपने बेटे को मरवाया है और ये सारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसे देख कोदारो अपनी तलवार निकाल लेता है और क्योंग को मारने पड़ता है, लेकिन तभी कोदारो को सीढ़ियों से चोट लग जाती है। वहीं इस दौरान क्योंग सभी को बताता है कि मैं अंधेरे में देख सकता हूँ और मैंने ली को जाओ को मारते हुए देखा था, लेकिन यहाँ कोई भी क्योंग की बातों का विश्वास नहीं करता। आगे सबटाइटल में बताते हैं कि मारिया पर उसके पति और बेटी की मौत का इल्जाम लगाकर मार दिया गया। वहीं समय के साथ महाराज कोदारो की मानसिक दशा बिगड़ती चली गई और दरबारियों ने भी उन्हें सीरियस लेना बंद कर दिया और ये पता चलने पर कि क्योंग पूरी तरह अंधा नहीं है, उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। क्योंग फिलहाल गांव के लोगों पर एक्यूपंक्चर करता है और इसी पेशे के कारण क्योंग का भाई सही सलामत है। तभी एक दिन क्योंग के पास महल से एक लेडी आती है। दरअसल कोदारो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें शहर के सबसे बड़े एक्यूपंक्चर टेक्नीशियन की जरूरत थी। इधर जैसे ही कोदारो पीछे मुड़कर क्योंग को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि ये मुझे मार डालेगा, लेकिन राज्य के दरबारी समझ रहे थे कि कोदारो हमेशा की तरह यूं ही बड़बड़ा रहे हैं और यहाँ सभी के बीच क्योंग अपनी पिन घोंपकर कोदारो को एक बहुत भयंकर मौत देता है और फिर वहाँ के लोग क्योंग को बाइज्जत वापस भेज देते हैं, जिसके साथ ये मूवी एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।